वजीर आला अली अमीन गंडापुर वजीर आला कम और गुंडा ज्यादा लगता है। जुल्फी बुखारी और सनम जवेद के सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद किए जा चुके हैं और सनम जवेद और जुल्फी बुखारी ने इनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर दी है। ताजरों के लिए एक बुरी खबर है। नवाज शरीफ पर मेरे घर से 100 फुट दूर थाना कैंट में गद्दारी की FIR पड़ी है। नून लीग के दीगर कायदीन और सदर आसफ जरदारी पर भी FIR है। ऐसा ना हो कि फिर मैं वो FIR निकलवा कर आपके भी घर पुलिस भिजवा दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट KPK का वजीर आला अली अमीन गंडापुर वजीर आला कम और गुंडा ज्यादा लगता है। आखिर अली अमीन गंडापुर ने ऐसा क्या कह दिया कि मैं उसको गुंडा कहने पर मजबूर हो गया। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा जुल्फी बुखारी और सनम जवेद के सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद किए जा चुके हैं और सनम जवेद और जुल्फी बुखारी ने इनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर दी है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सनम जवेद के और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे या नहीं होंगे, उनकी अपील मंजूर होगी या खारिज कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये भी बता दें कि ताजरों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अब ताजरों को बिजली के बिलों के साथ टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब बिलों में एक नया कॉलम मुतारफ करवा दिया जाएगा जिसमें 35 लाख ताजरों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए स्कीम तैयार की जाएगी। इसमें टैक्स वसूली असल शॉप ओनर की बजाय जो वहां पे ताजर मौजूद है, जो कि अपना दुकानदारी कर रहा है, कारोबार कर रहा है, उससे वसूल किया जाएगा। ये सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और ये स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जाएगी। यानी कि अब कोई भी शख्स टैक्स की अदायगी से नहीं बच सकता। बिलों के अंदर एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और हर ताजर से बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूल किया जाएगा और ये तकरीबन 35 लाख से ज्यादा ताजर हैं जिनसे बिलों के जरिए टैक्स वसूल किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि सनम जवेद और जुल्फी बुखारी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सनम जवेद और जुल्फी बुखारी ने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए, लेकिन उन पर इतराज लगाकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अब सनम जवेद के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि उसके पास एक प्लॉट है जो कि उसने अपने कागजात नामजदगी में उसको जाहिर नहीं किया। इस एलिगेशन की बुनियाद पर उसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए। ये सनम जवेद के साथ ये पहला इस तरह का वाकया नहीं है। इससे पहले भी जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे, यानी कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे, उसमें भी सनम जवेद के साथ इसी तरह का सलूक किया गया था। उसने पहले कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए तो वहां पे खारिज हो गए। उसके बाद दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील लेके गई तो वो अपील खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट से अपील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली सनम जवेद को रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिला, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लेकिन फिर पार्टी की अपनी पॉलिसी की वजह से उसके कागजात नामजदगी विड्रॉ कर लिए गए, यानी कि उसको इलेक्शन में नहीं रखा गया और 8 फरवरी के इलेक्शन में वो बतौर उम्मीदवार शामिल नहीं हो सकी। लेकिन अब पार्टी ने सनम जवेद को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि सनम जवेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसकी काफी सारी कुर्बानियां समझी जाती हैं और ये समझा जाता है कि उसको बिल्कुल नाजायज तौर पर और बेगुनाह उसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात बनाकर उसको जेल के अंदर बंद रखा गया है। मेरा ख्याल है तकरीबन 8 मुख्तलिफ केसेस सनम जवेद के खिलाफ रजिस्टर किए गए हैं। सबसे पहले तो उसके खिलाफ एक केस था, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत जमानत मंजूर होगी तो दोबारा से उसको गिरफ्तार कर लिया गया एक नए मुकदमे में, फिर जमानत मंजूर हो गई, फिर नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऑलमोस्ट तकरीबन 7 मुख्तलिफ मुकदमात में उसकी जमानत हो चुकी है और सिर्फ एक मुकदमे में अभी इस वक्त वो जेल के अंदर बंद है। तो पार्टी ने सनम जवेद को अकोमोडेट करने के लिए उसको सेनेट का टिकट जारी किया, उसके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए, लेकिन उसके खिलाफ ये एलिगेशन लगा दी गई कि इसके पास एक प्लाट था जो कि उसने अपने कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया, लिहाजा उसकी दरखास्त रिजेक्ट की जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अब अपील फाइल कर दी गई है कि ये जो इल्जाम लगाया गया है ये गलत है, बेबुनियाद है, झूठ पर मबनी है। सनम जवेद के पास ऐसा कोई प्लाट मौजूद नहीं है कि जिसका जिक्र वो कागजात नामजदगी में करती, लिहाजा उसकी दरखास्त को मंजूर किया जाए ताकि वो इलेक्शन में शामिल हो सके। इसी तरह जुल्फी बुखारी ने भी अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए, लेकिन उसके खिलाफ भी ये एलिगेशन आ गई कि इसके पास दोहरी शहरियत है, यानी कि ये पाकिस्तानी शहरी भी है और इसके साथ साथ ये इंग्लैंड का शहरी भी है। तो इस इल्जाम की बुनियाद पर उसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए और अब इसके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर दी गई है इस मौक़िफ़ के साथ कि इसके पास दोहरी शहरियत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी इसके पास मौजूद है। जुल्फी बुखारी इंग्लैंड की नेशनैलिटी
छोड़ चुका है। दरअसल जब जुल्फी बुखारी ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, तो उस वक्त उनकी नेशनलिटी खत्म नहीं हुई थी, उस वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। तो अब उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं अपनी दोहरी शोहरियत रखूंगा तो मेरे कागजात मंजूर नहीं होंगे, लिहाजा अब उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील करते हुए एक सर्टिफिकेट भी साथ लगा दिया है कि मैं अपनी नेशनैलिटी इंग्लैंड की छोड़ चुका हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान का शहरी हूं, लिहाजा मेरी दरखास्त मंजूर की जाए, मेरे कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं। तो इसमें अगर मैं अपनी हद तक प्रेडिक्शन दूं तो सनम जावेद के खिलाफ ऐसा इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं है। उसके खिलाफ मैक्सिमम सिर्फ ये इल्जाम है कि उसके पास एक प्लाट था जो उसने अपने कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया। तो सनम जावेद का ये कहना है कि मेरे पास इस तरह का कोई प्लाट मौजूद नहीं है। ये बात सही है कि उसके पास वाकई कोई ऐसा प्लाट मौजूद नहीं है जिसको वो अपने कागजात नामजदगी में ज़ाहिर करती। तो लिहाजा सनम जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। लेकिन जुल्फी बुखारी का केस थोड़ा सा डिफरेंट नोयत का है, लिहाजा जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे, लेकिन जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब की अगर हम बात करें तो उसकी बातें सुनने के बाद या उसके डायलॉग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये केपीके का वजीर आला नहीं है, ये कोई सुल्तान रही है, ये शायद किसी पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रहा है, क्योंकि उसके जितने भी गुफ्तगू है उसमें सिर्फ और सिर्फ धमकियां हैं, उसमें मार कुटाई है, उसमें तशद्दुद है। मतलब कि देखें, आप केपीके के वजीर आला हैं, आपकी गुफ्तगू में एक तमीज होनी चाहिए, एक नफासत होनी चाहिए, एक सलीका होना चाहिए, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं और कोई एक नॉर्मल इंसान गुफ्तगू कर रहा है। देखिए, आपके पास इतना बड़ा ओहदा है कि आप एक इतने बड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, आपको एक तरतीब के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक मैनर के साथ चलना चाहिए और कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए चलना चाहिए। आपकी गुफ्तगू से ऐसे नजर आना चाहिए कि आप एक अच्छे, एक नफीस और एक सुलझे हुए इंसान हैं, ना कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगे कि आप कोई गुंडे हैं, आप कोई बदमाश हैं। आप जिसके साथ भी गुफ्तगू करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी उसके ऊपर हमलावर होंगे और किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैं दो किस्म के उनके बयान डिस्कस करूंगा। एक तो उनका बयान कल के हवाले से, जो उन्होंने ये कहा कि मैं केपीके के लोगों से ये कहता हूं कि कोई भी अफसर आपसे रिश्वत का तकाजा करे तो आपने उसके सर पे ईंट दे मारनी है। देखिए, ये किस तरह की बात उन्होंने कर दी है, इसका कोई अकल के साथ, तमीज के साथ, अखलाकियात के साथ कोई तल्लुक है कि आपसे कोई रिश्वत का तकाजा कर दे तो आपने उसके सर पे ईंट मार देनी है? मतलब कि आप उनको अखलाकियात सिखाएं, उनको तमीज सिखाएं, उनको आइन सिखाएं, कानून सिखाएं, और आप उसको तरबियत अपने अवाम की ये कर रहे हैं कि आप कोई भी अफसर आपसे रिश्वत का तकाजा करे तो आप उसके सर पे ईंट दे मारें। ये कोई तरीकाकार नहीं है। देखें, कोई भी अफसर अपने मुंह से कभी भी रिश्वत नहीं मांगता, बल्कि मैं समझता हूं कि रिश्वत देने वाला जितना पागल हुआ होता है ना कि मेरा किसी भी तरीके से काम हो जाए, मैं फलां अफसर को रिश्वत दे दूं, वो कोई ना कुछ तरीके ढूंढता है, किसी ना किसी बंदे को दरमियान में डालता है और फिर किसी ना किसी शख्स को अप्रोच करने के बाद रिश्वत पहुंचाता है, या किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तोहफा देने की कोशिश करता है कि मेरा उस अफसर के साथ कोई तल्लुक बन जाए या मेरा वो काम निकल आए। लेकिन कभी भी कोई अफसर बराह रास्त किसी शख्स से रिश्वत का तकाजा नहीं करता। आपने एक तरफ तो ये कह दिया कि अगर अफसर रिश्वत का तकाजा करे तो उसके सर पे ईंट दे मारो, लेकिन अगर कोई शख्स रिश्वत आज खुद देना चाहे तो फिर आप ये कहें ना कि वो अफसर उस रिश्वत देने वाले शख्स के सर के ऊपर ईंट दे मारे। ये इस तरह का कोई तरीकाकार नहीं है। आप लोगों को क्या मतलब, क्या तरबियत कर रहे हैं उनकी कि वो कानून को अपने हाथ में ले लें? देखिए, आप ये कहें कि अगर कोई शख्स आपसे रिश्वत का तकाजा करे तो आप कंप्लेन करें, उस अफसर को बेनकाब करें, उसके खिलाफ कोई एविडेंस, कोई वीडियो की शक्ल में या ऑडियो की शक्ल में या विटनेस कोई अगर आपके पास है तो उस तरीके से उसको एक्सपोज करें, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दें, मेरे तक ये बात पहुंचाएं। मैं उसको इतनी इबरतनाक सजा दूंगा, उसको सस्पेंड कर दूंगा, उसके खिलाफ केसेस बनाऊंगा, उसको जेल भेज दूंगा, या कोई भी उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करूंगा उसको मैं इस तरीके से इबरत का निशान बनाऊंगा कि दूसरे ऑफिसर से डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे और रिश्वत लेने से डरेंगे। लेकिन ये कह देना कि आप उनके सर पे ईंट दे मारे, ये बिल्कुल गलत है, ये अब्सर्ड है। ये इस तरह एक वजीर अल्लाह को जेब नहीं देता कि वो अपनी आवाम की इस तरीके से तरबियत करे कि उन्हें कहे कि किसी का सारी फाड़ दो। और यहां तक केपीके के वजीर अल्लाह साहब ने ये फरमा दिया कि आपने उसके सर पे ईंट दे मारनी है और उसके बाद उसके बेटे से ये कहना है कि मैंने आपके बाप के सर पे ईंट इसलिए मारी है कि मैं उसको दोज़ख से बचाना चाहता था। मतलब आप क्या कहते हैं कि पहले वो अफसर के सर पे ईंट मारे, बाद में उसके बेटे को जाके कहे ताकि फिर उसका बेटा उसके सर में ईंट दे मारे। देखिए, आपको ये बिल्कुल जेब नहीं देता,
ایک वज़ीर आला को ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि वो किसी शख्स को ये कहे, उसकी इस तरह से तरबियत करे कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में ले ले। देखें, कोई भी शख्स अगर किसी ऑफिसर के सर पे ईंट दे मारे, तो ये आप वो किस तरीके से साबित करेगा कि उसने रिश्वत मांगी थी कि नहीं मांगी थी? पता नहीं उस ऑफिसर ने रिश्वत का तकाजा किया था भी कि नहीं किया था, इस बात को कौन साबित करेगा? देखिए, मैं आपके इस अल्फाज की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। ये एक वजीर आला के मनसब को बिल्कुल भी जेब नहीं देता। बल्कि आज के हवाले से जो एक बयान पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जो केपीके के वजीर आला साहब ने धमकी दी है, या वफाक को जो धमकी दी है, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं, बल्कि बाकायदा उसको पढ़ के सुना देता हूं। एक वजीर आला किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसके अल्फाज सुनने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई नफीस इंसान है, या ये कोई पढ़ा लिखा इंसान है, या ये कोई तमीजदार इंसान है, या ये किसी इतने बड़े मनसब के ऊपर फाइज शख्स बैठा हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई धमकी जिस तरीके से वो देता है, ऐसे लगता है जैसे कि शायद वो किसी फिल्म की शूटिंग पे निकला हुआ है। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को अभी तक यही पता नहीं चला कि मैं वजीर आला बन गया। उनको मेरे ख्याल है अभी तक इस बात की समझ ही नहीं है कि मैं वजीर आला बन गया हूं। वो शायद इस बात के ऊपर वो यकीन करने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं वजीर आला बन गया हूं। वो अभी भी खुद को शायद यही समझते हैं कि मैं शायद किसी गली का कोई गुंडा हूं। गंडापुर साहब की जो आज की स्टेटमेंट थी, वो मैं आपके सामने रखता हूं, लफ्ज पर लफ्ज आपके सामने रखता हूं, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इसके अल्फाज से क्या नजर आता है। वजीर आला केपी के अली मीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ पर मेरे घर से 100 फुट दूर थाना कैंट में गद्दारी की एफआईआर पड़ी है। नून लीग के दीगर कायदीन और सदर आसफ जरदारी पर भी एफआईआर है। ऐसा ना हो कि फिर मैं वो एफआईआर निकलवा कर आपके भी घर पुलिस भिजवा दूं। अली मीन गंडापुर का कहना था कि मरियम नवाज सूबों में दूरियां पैदा करना चाहती हैं। वजीर आला केपीके ने कहा कि मेरे सूबे के लोग अपना और अपने वजीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। अगर उन्हें बदमाशी का शौक है तो शुक्र है, जवाब देने की ताकत रखता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे यह भी पता है कि 99% एफआईआर झूठी हैं। अगर उनको शौक है और बड़े बदमाश हैं तो चैलेंज करता हूं, आकर गिरफ्तारी करें। मेरे सूबे के लोग इतने कमजोर नहीं। अली मीन गंडापुर ने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूं, अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। तो ये जनाब अली मीन गंडापुर साहब का रवैया है। कभी वो वफाक को धमकियां देते हैं, कभी वो सूबे को धमकियां देते हैं, कभी वो बदमाशी की बातें करते हैं, कभी वो पत्थर मारने की बातें करते हैं, और बल्कि ये कहते हैं कि कोई भी अफसर आपसे रिश्वत का तकाजा करे तो आप उसके सर पे पत्थर दे मारें और उसको कहें कि हमें ऐसा अली मीन गंडापुर ने कहा है, आपने मेरा नाम लेना है। मेरा ख्याल है कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। अपनी अवाम को अखलाक सिखाएं, तमीज सिखाएं, रवादारी सिखाएं, कानून सिखाएं, आइन सिखाएं, लेकिन उनको गुंडागर्दी, बदमाशी हरगिज ना सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।